जेरेमी जे सीगल की किताब स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन निवेश की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। यह किताब हमें बताती है कि लंबी अवधि के लिए सबसे शक्तिशाली निवेश साधन कौन सा है और क्यों। लेखक ने इतिहास, आंकड़ों और वास्तविक अनुभवों के आधार पर दिखाया है कि शेयर यानी इक्विटी हमेशा से धन निर्माण का सबसे बड़ा जरिया रहे हैं। कई लोग निवेश को लेकर भ्रमित रहते हैं। कोई सोने को सुरक्षित मानता है, कोई रियल एस्टेट को, तो कोई बैंक में पैसे रखकर संतुष्ट हो जाता है। लेकिन सच यह है कि लंबे समय में शेयरों ने हर तरह की संपत्ति को पीछे छोड़ा है। यहां तक कि महंगाई, युद्ध, मंदी या आर्थिक संकट जैसे कठिन समय में भी जिन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने शेयर बाजार से बेहतरीन लाभ कमाया। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार केवल अमीरों का खेल नहीं है, बल्कि यह हर आम आदमी के लिए भी अवसर है। अगर कोई व्यक्ति लगातार और सोच समझकर इक्विटी में निवेश करता है, तो वह अपनी आर्थिक आजादी और भविष्य की सुरक्षा दोनों बना सकता है। यह किताब 5 भागों में बंटी है। हर भाग निवेश के अलग पहलू पर रोशनी डालता है। पहले भाग में हम देखेंगे कि इतिहास हमें क्या सबक देता है और क्यों इक्विटी सबसे अच्छा विकल्प है। अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जहां हमें मिलेगा द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। पार्ट 1, द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। इस भाग में लेखक हमें दिखाते हैं कि इतिहास लंबे समय के निवेश में शेयरों के पक्ष में क्या सबूत पेश करता है। बीते 100 सालों के आंकड़े, आर्थिक घटनाएं और बाजार की चाल हमें यह समझाती हैं कि इक्विटी ने लगातार बेहतर रिटर्न दिए हैं। यह भाग सिर्फ आंकड़े पेश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें निवेश के मूल सिद्धांत समझाने के लिए है। लेखक बताते हैं कि छोटे समय के उतार चढ़ाव में डरना सामान्य है, लेकिन लंबे समय में धैर्य रखने वाले निवेशक हमेशा विजेता रहते हैं। हम जानेंगे कि 20वीं सदी के दौरान शेयरों ने कैसे अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों में प्रदर्शन किया और क्यों निवेशकों के लिए इक्विटी सबसे भरोसेमंद साधन रही। अगले अध्याय में हम सीधे शुरुआत करेंगे द केस फॉर इक्विटी इन द लॉन्ग रन से, और समझेंगे कि क्यों लंबी अवधि में शेयर निवेश का सबसे मजबूत विकल्प है। चैप्टर 1, द केस फॉर इक्विटी इन द लॉन्ग रन। शेयरों में निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लंबे समय में सबसे अच्छा रिटर्न देता है। इतिहास गवाह है कि चाहे कोई आर्थिक संकट आया हो, महंगाई बढ़ी हो या युद्ध हुआ हो, शेयरों ने अन्य निवेश साधनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेखक बताते हैं कि शेयर का मूल्य केवल वर्तमान आर्थिक स्थिति से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह भविष्य की कमाई और संभावनाओं को भी दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि लंबी अवधि के लिए सोचने वाले निवेशक हमेशा लाभ में रहते हैं। शेयरों का जोखिम अल्पकालिक होता है। दिन, महीने या साल में उतार चढ़ाव आम हैं, लेकिन जब आप दशकों के हिसाब से देखते हैं तो शेयर बाजार का रिटर्न स्थिर और उच्च रहता है। लेखक इसे टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि समय के साथ जोखिम घटता है और रिटर्न बढ़ता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि लोग शेयर बाजार से डर गए। उदाहरण के लिए 1929 का क्रैश और 1930 का महान आर्थिक संकट। उस समय निवेशकों ने अपने शेयर बेचे और भारी नुकसान उठाया, लेकिन जिन्होंने अपने निवेश को लंबी अवधि तक रखा, उन्होंने दशकों बाद कई गुना लाभ कमाया। लेखक यह भी बताते हैं कि इक्विटी निवेश केवल बड़े पैसों वाले लोगों तक सीमित नहीं है। छोटे निवेशक भी नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है धैर्य और नियमितता। शेयरों के अलावा अन्य साधन जैसे बॉन्ड, सोना या नकद भी निवेश के विकल्प हैं, लेकिन लंबे समय में ये साधन शेयरों के मुकाबले कम लाभ देते हैं। बॉन्ड स्थिर रिटर्न देते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति से उनका मूल्य घटता है। सोना सुरक्षा देता है, लेकिन लंबी अवधि में सीमित रिटर्न देता है। कुल मिलाकर लेखक यह सिद्ध करते हैं कि लंबी अवधि में शेयर बाजार निवेश का सबसे भरोसेमंद और लाभदायक साधन है। इसका आधार केवल अतीत के आंकड़े नहीं, बल्कि आर्थिक तर्क और कंपनी की विकास क्षमता भी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि 20वीं सदी में शेयरों ने वास्तविक रूप में कैसा प्रदर्शन किया। हम आंकड़ों, इंडेक्स और आर्थिक घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि क्यों शेयर निवेशक के लिए सबसे मजबूत साधन रहे हैं। चैप्टर 2, हाउ स्टॉक्स परफॉर्म्ड इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में शेयर बाजार ने निवेशकों को असाधारण अवसर दिए।
लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि शेयरों ने किसी भी अन्य संपत्ति से बेहतर रिटर्न दिया, चाहे यह सोना हो, बॉन्ड हो या नकद। शेयर बाजार निवेशक को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है। सदी की शुरुआत में शेयरों का रिटर्न अपेक्षाकृत कम था, लेकिन जैसे जैसे उद्योग और तकनीक का विकास हुआ, कंपनियों की कमाई बढ़ी और शेयर बाजार ने तेजी दिखाई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि डाउ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स ने दशकों में कई गुना बढ़ोतरी की। महामंदी और युद्ध के समय निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए 1929 का क्रैश और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ने शेयरों को गिरा दिया, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों ने इन दौरों में भी धैर्य रखा और दशकों बाद उन्हें भारी लाभ मिला। यही लंबी अवधि में शेयरों का महत्व है। लेखक यह भी बताते हैं कि शेयरों का मूल्य केवल आर्थिक वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निवेशकों की भावना और भविष्य की उम्मीदों पर भी निर्भर करता है। कभी कभी शेयर अल्पकालिक रूप से अधिक मूल्यवान दिखाई देते हैं, लेकिन लंबी अवधि में उनका मूल्य असली कमाई से जुड़ जाता है। 20वीं सदी में कई बार तकनीकी और उद्योग आधारित बूम आए, जैसे 1950 और 1960 के दशक में औद्योगिक कंपनियों का विकास और 1990 के दशक में इंटरनेट और तकनीकी कंपनियों का उदय। ऐसे समय में शेयरों ने असाधारण रिटर्न दिए, लेकिन बबल और गिरावट भी देखने को मिली। लेखक यह बताना चाहते हैं कि लंबी अवधि में निवेश का मूल मंत्र है धैर्य। अल्पकालिक उतार चढ़ाव और आर्थिक संकट निवेशक को विचलित न करें। समय के साथ शेयरों में निवेश का जोखिम घटता है और रिटर्न स्थिर रूप से बढ़ता है। साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि विभिन्न इंडेक्स और सेक्टर का प्रदर्शन अलग होता है। कुछ सेक्टर तेजी से बढ़ते हैं, कुछ धीमी गति से। इसलिए पोर्टफोलियो को संतुलित रखना जरूरी है ताकि जोखिम फैल सके और रिटर्न सुरक्षित रहे। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि 20वीं सदी का अनुभव क्यों लंबी अवधि में शेयर निवेश के पक्ष में है। चाहे संकट हो या बूम, आखिरकार बाजार ने हमेशा निवेशकों को लाभ दिया। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे रिस्क, रिटर्न एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन ओवर द लॉन्ग रन पर। यहां हम जानेंगे कि लंबी अवधि के निवेश में जोखिम और रिटर्न कैसे जुड़े हैं और पोर्टफोलियो को कैसे सही तरीके से बनाना चाहिए ताकि निवेश सुरक्षित और लाभदायक बने। चैप्टर 3, रिस्क, रिटर्न एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन ओवर द लॉन्ग रन। निवेश का मूल आधार है जोखिम और रिटर्न का संतुलन। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि में शेयर बाजार में जोखिम कम होता है और रिटर्न बढ़ता है। यह अल्पकालिक उतार चढ़ाव के बावजूद सच है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि समय के साथ जोखिम धीरे धीरे कम होता है। शेयर बाजार में अल्पकालिक अस्थिरता आम है। दिन या महीने में शेयर गिर सकते हैं या बढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप दशक या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो शेयर अपने असली मूल्य तक पहुंचते हैं और निवेशक को उच्च रिटर्न मिलता है। इसे लेखक टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि विभिन्न प्रकार के निवेश अलग अलग जोखिम और रिटर्न देते हैं। बॉन्ड स्थिर रिटर्न देते हैं, लेकिन उनकी कमाई महंगाई से प्रभावित होती है। नकद सुरक्षित लगता है, लेकिन लंबी अवधि में उसका रिटर्न कम रहता है। वहीं शेयर लंबे समय में सबसे बड़ा लाभ देते हैं, क्योंकि कंपनियों की कमाई और आर्थिक वृद्धि से उनका मूल्य बढ़ता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन का अर्थ है कि आपके निवेश को विभिन्न एसेट्स में बांटना। केवल शेयर में निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है, इसलिए कुछ हिस्सा बॉन्ड, सोना और नकद में होना चाहिए, लेकिन लंबे समय के लिए इक्विटी का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही असली धन बनाने का जरिया है। लेखक ने उदाहरण दिए कि अगर कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा बढ़ाकर रखता है तो दशक में मिलने वाला रिटर्न अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। वहीं अगर इक्विटी का हिस्सा कम है और सुरक्षित साधनों में ज्यादा निवेश है तो रिटर्न सीमित रहता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है निवेश की नियमितता। नियमित रूप से निवेश करने वाले निवेशक अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर सकते हैं और समय के साथ धन जमा कर सकते हैं। इसके लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी रणनीतियां मददगार हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेशकों की भावनाएं अक्सर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। लालच और डर निवेश को प्रभावित कर सकते हैं,
इसलिए पोर्टफोलियो की योजना सोच समझकर बनानी चाहिए और उसे लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि लंबी अवधि के निवेश में जोखिम डराने वाला नहीं है। सही तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर इक्विटी में धैर्यपूर्वक निवेश करके कोई भी निवेशक स्थिर और उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे द ट्रांजिशन टू द 21st सेंचुरी। यहां हम जानेंगे कि 20वीं सदी के अनुभव के बाद 21वीं सदी में शेयर बाजार ने कैसे बदलाव दिखाए और नए आर्थिक और तकनीकी अवसर निवेशकों के लिए कैसे तैयार हुए। चैप्टर 4 द ट्रांजिशन टू द 21st सेंचुरी। 20वीं सदी के अंत तक शेयर बाजार ने निवेशकों को कई सबक दिए। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि के निवेश का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धैर्य और समय के साथ इक्विटी सबसे अच्छा रिटर्न देती है। 21वीं सदी की शुरुआत में तकनीकी और ग्लोबलाइजेशन के नए दौर ने शेयर बाजार को बदल दिया। इंटरनेट बूम, मोबाइल और कंप्यूटर तकनीक ने कंपनियों की कमाई को बढ़ाया और निवेशकों को नए अवसर दिए। लेकिन यह दौर अल्पकालिक उतार चढ़ाव और बबल के लिए भी जाना गया। लेखक बताते हैं कि निवेशक को यह समझना जरूरी है कि अल्पकालिक घटनाएं निवेश के दीर्घकालिक लाभ को प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए .com बूम और बाद में गिरावट ने कई निवेशकों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिन्होंने लंबे समय तक निवेश बनाए रखा उन्हें दशक के अंत तक लाभ हुआ। इस समय वैश्विक निवेश के अवसर भी बढ़े। निवेशक अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं थे। विदेशी बाजारों, उभरते हुए देशों और अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स में निवेश करने से पोर्टफोलियो अधिक मजबूत और विविध बन गया। लेखक यह भी कहते हैं कि 21वीं सदी में निवेश रणनीति अधिक वैज्ञानिक और डेटा आधारित हो गई। अब निवेशक आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की कमाई, डिविडेंड नीति और वैश्विक घटनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि निवेशक की मानसिकता बदल रही थी। लंबे समय तक निवेश को समझने वाले लोग अधिक सुरक्षित और लाभदायक तरीके से धन बना रहे थे, जबकि अल्पकालिक सट्टेबाजी करने वाले अक्सर नुकसान में थे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि 20वीं सदी के अनुभव ने 21वीं सदी के निवेशकों को मजबूत सबक दिए। लंबे समय तक निवेश बनाए रखना, पोर्टफोलियो का संतुलन और वैश्विक अवसरों को समझना सफलता की कुंजी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टॉक रिटर्न्स, डिटर्मिनेंट्स एंड पैटर्न्स। यहां हम सीखेंगे कि शेयरों के रिटर्न को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, डिविडेंड और कमाई का क्या महत्व है और वैश्विक निवेश से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। पार्ट 2 स्टॉक रिटर्न्स, डिटर्मिनेंट्स एंड पैटर्न्स। पार्ट 2 में लेखक हमें यह समझाते हैं कि शेयरों का रिटर्न केवल समय के साथ बढ़ने वाला आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसे कई आर्थिक और वित्तीय कारक प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे कंपनी की कमाई, डिविडेंड नीति, तकनीकी नवाचार और वैश्विक अवसर शेयरों की कीमत और रिटर्न को प्रभावित करते हैं। लेखक यह बताते हैं कि निवेशक को सिर्फ बाजार की चाल को देखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि रिटर्न के पीछे कौन कौन से तत्व काम कर रहे हैं। आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, निवेशकों की भावनाएं और वैश्विक घटनाएं सभी शेयर रिटर्न को प्रभावित करती हैं। इस भाग में हम सीखेंगे कि इंडेक्स कैसे बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वित्तीय संकट और रिकवरी का शेयरों पर क्या असर होता है, डिविडेंड और कमाई का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और तकनीकी नवाचार के प्रभाव को समझा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय निवेश कैसे पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकता है। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे स्टॉक इंडेक्सेस, प्रॉक्साइज फॉर द मार्केट से और समझेंगे कि कैसे विभिन्न इंडेक्स शेयर बाजार के स्वास्थ्य और रुझान को दर्शाते हैं। यह ज्ञान निवेशक को सही निर्णय लेने और लंबी अवधि के लाभ पाने में मदद करेगा। चैप्टर 5 स्टॉक इंडेक्सेस, प्रॉक्सीज फॉर द मार्केट। शेयर बाजार के रुझान और स्वास्थ्य को समझने के लिए इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लेखक बताते हैं कि इंडेक्स किसी देश या क्षेत्र के शेयर बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं और निवेशकों को कुल बाजार की स्थिति का अंदाजा देते हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक जैसे इंडेक्स अमेरिकी बाजार के प्रमुख उदाहरण हैं। ये इंडेक्स ये दिखाते हैं कि बड़े और प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है। उदाहरण के लिए S&P 500 में 500 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और यह अमेरिकी इक्विटी का एक व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। लेखक बताते हैं कि इंडेक्स केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के निर्णय को मार्गदर्शित करता है।
जब इंडेक्स ऊपर जाता है, निवेशक आशावादी रहते हैं और निवेश बढ़ाते हैं। जब इंडेक्स गिरता है, निवेशकों में डर पैदा होता है और बिकवाली बढ़ती है। इंडेक्स का इस्तेमाल निवेशक पोर्टफोलियो को मूल्यांकन करने के लिए भी करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप मार्केट को मात दे रहे हैं। इसके अलावा इंडेक्स आधारित फंड जैसे ETF और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आसान विकल्प हैं, क्योंकि वे पूरे बाजार में निवेश करने का अवसर देते हैं। लेखक बताते हैं कि इंडेक्स समय के साथ बदलते हैं। कंपनियां बढ़ती हैं, गिरती हैं या इंडेक्स में शामिल होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि निवेशक इंडेक्स के घटक और उनका प्रदर्शन समझें। इंडेक्स केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में भी प्रमुख इंडेक्स हैं, जैसे जापान का निकी और यूरोप का FTSE। इनसे निवेशक वैश्विक रुझान का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि इंडेक्स निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह न केवल बाजार की नब्ज को दिखाते हैं, बल्कि पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का मानक भी प्रदान करते हैं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आफ्टर। यहां हम सीखेंगे कि वित्तीय संकट ने शेयर बाजार को कैसे प्रभावित किया, निवेशकों ने कैसे प्रतिक्रिया दी और लंबे समय में कौन से सबक महत्वपूर्ण साबित हुए। चैप्टर 6 द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आफ्टर। साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। लेखक बताते हैं कि इस संकट ने निवेशकों को यह सिखाया कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव में डरना स्वाभाविक है, लेकिन लंबी अवधि में धैर्य रखना जरूरी है। क्रेडिट बबल, सबप्राइम लोन और जोखिम भरे वित्तीय साधनों के कारण कई बैंक और वित्तीय संस्थान टूट गए। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और लाखों निवेशकों ने अपने निवेश का हिस्सा खो दिया। लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और लंबी अवधि के लिए निवेश बनाए रखा, उन्हें बाद में भारी लाभ हुआ। लेखक बताते हैं कि वित्तीय संकट का असर केवल शेयरों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में दिखा। रोजगार घटा, कंपनियों की कमाई प्रभावित हुई और निवेशकों में डर फैल गया। लेकिन संकट के बाद सरकारी नीतियों और केंद्रीय बैंक की मदद से बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी की। सीखने की बात यह है कि निवेशक को संकट के समय भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लालच और डर अक्सर गलत निर्णय करवाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग शेयर बेच देते हैं जब कीमतें गिरती हैं और बाद में रिकवरी के समय लाभ से चूक जाते हैं। लेखक बताते हैं कि संकट के बाद शेयर बाजार ने और अधिक मजबूत होकर उभरा। नए नियम, वित्तीय निगरानी और निवेशकों की सतर्कता ने बाजार को सुरक्षित बनाया। यह साबित करता है कि लंबे समय के लिए निवेशकों को अल्पकालिक गिरावट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैश्विक निवेश का महत्व भी सामने आया। निवेशक जिन्होंने केवल एक देश तक सीमित निवेश किया, उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि जो लोग वैश्विक बाजारों में भी निवेश रखते थे, उन्होंने जोखिम को फैलाया और रिकवरी में फायदा उठाया। इस अध्याय से सीख मिलती है कि वित्तीय संकट और गिरावट अस्थायी हैं। लंबे समय में आर्थिक और शेयर बाजार की क्षमता मजबूत रहती है। सही रणनीति, पोर्टफोलियो का संतुलन और धैर्य निवेशक को नुकसान से बचा सकते हैं और लाभ दिला सकते हैं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे डिविडेंड्स, अर्निंग्स एंड स्टॉक प्राइसेस। यहां हम जानेंगे कि कंपनियों की कमाई और डिविडेंड नीति कैसे शेयरों की कीमत और निवेशक के रिटर्न को प्रभावित करती है। चैप्टर 7 डिविडेंड्स, अर्निंग्स एंड स्टॉक प्राइसेस। शेयर बाजार में कंपनियों की असली ताकत उनकी कमाई और डिविडेंड में छिपी होती है। लेखक बताते हैं कि लंबे समय में शेयर की कीमतें सीधे तौर पर कंपनी की कमाई और डिविडेंड से जुड़ी होती हैं। कंपनी जितनी ज्यादा कमाई करती है और उसका शेयर धारकों को हिस्सा देती है, शेयर का मूल्य उतना ही बढ़ता है। इसलिए निवेशक को अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय कंपनी की वित्तीय स्थिति और विकास क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। लेखक यह बताते हैं कि डिविडेंड निवेशकों के लिए स्थिर आय का स्रोत है। डिविडेंड का पुनः निवेश लंबे समय में निवेशक की संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे उन्होंने डिविडेंड कंपाउंडिंग कहा है। कंपनी की कमाई और शेयर मूल्य के बीच संबंध को समझना निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक सट्टेबाजी से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन वास्तविक और स्थायी रिटर्न वही है जो कंपनी की वास्तविक कमाई और विकास से आता है।
इस अध्याय में लेखक ने कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं कि कैसे कंपनियों की मजबूत कमाई और नियमित डिविडेंड ने निवेशकों को लंबे समय में असाधारण लाभ दिया। इसके विपरीत कमजोर कमाई या अनियमित डिविडेंड वाले शेयर अल्पकालिक तो लाभ दिखा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि शेयर की कीमतें अक्सर निवेशकों की उम्मीदों और भावनाओं से प्रभावित होती हैं। कभी कभी शेयर मूल्य वास्तविक कमाई से अधिक बढ़ जाता है, जिसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं, लेकिन समय के साथ वास्तविक कमाई और डिविडेंड मूल्यांकन का असली असर दिखाते हैं और शेयर अपने उचित मूल्य तक पहुंचते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मार्केट वैल्यूएशन कैसे शेयरों के मूल्य को प्रभावित करती है। यहां हम समझेंगे कि नई तकनीक और नवाचार कंपनियों की कमाई, विकास और निवेशक रिटर्न को कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 8, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मार्केट वैल्यूएशन। लेखक बताते हैं कि तकनीकी नवाचार शेयर बाजार और कंपनियों की कीमतों पर गहरा असर डालते हैं। नई तकनीकें कंपनियों की उत्पादन क्षमता, लाभ और विकास की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीक ने 1990 और 2000 के दशक में कई कंपनियों के मूल्य को आसमान तक पहुंचा दिया। निवेशकों ने उम्मीद की कि ये कंपनियां भविष्य में भी तेजी से बढ़ेंगी और लंबी अवधि में भारी रिटर्न देंगी। लेकिन लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी तकनीकी बूम में शेयर मूल्य वास्तविक कमाई से अधिक बढ़ जाते हैं। इसे हम बुलबुला कहते हैं। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शेयर मूल्य गिर जाते हैं। यही 2000 के .com बबल में देखा गया था। तकनीकी नवाचार निवेशकों के लिए अवसर और चुनौती दोनों लाते हैं। सही कंपनी और सही समय का चुनाव करके निवेशक लंबी अवधि में उच्च रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन केवल सट्टेबाजी करके या हिट होने की उम्मीद में निवेश करना जोखिम भरा है। लेखक यह बताते हैं कि लंबी अवधि के निवेशक को तकनीक के प्रभाव को समझना चाहिए, लेकिन निवेश की रणनीति हमेशा मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित होनी चाहिए। केवल नवाचार के कारण शेयर की कीमत अस्थिर हो सकती है, लेकिन समय के साथ वास्तविक कमाई और डिविडेंड ही मूल्य तय करते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो तकनीकी नवाचार केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में तकनीकी कंपनियों का उदय हुआ और वैश्विक निवेशक इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इससे पोर्टफोलियो अधिक विविध और मजबूत बनता है। इस अध्याय से सीख यह है कि नई तकनीकें शेयरों को आगे बढ़ा सकती हैं और निवेशकों के रिटर्न को बढ़ा सकती हैं, लेकिन निवेश निर्णय हमेशा वास्तविक आर्थिक और वित्तीय आधार पर होना चाहिए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टिंग। यहां हम जानेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश से पोर्टफोलियो का जोखिम कम किया जा सकता है और रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 9, ग्लोबल इन्वेस्टिंग। लेखक बताते हैं कि निवेश केवल अपने देश तक सीमित नहीं होना चाहिए। वैश्विक निवेश से पोर्टफोलियो का जोखिम फैलता है और लंबे समय में रिटर्न बढ़ सकता है। विभिन्न देशों के शेयर बाजार अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों और नीतियों से प्रभावित होते हैं। एक देश में मंदी चल रही हो, वहीं दूसरे देश में तेजी हो सकती है। यदि निवेशक केवल अपने देश में निवेश करता है तो उसे पूरी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वैश्विक निवेश से नुकसान कम होता है और लाभ के अवसर बढ़ते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि अमेरिका, यूरोप, जापान और उभरते हुए बाजारों जैसे चीन और भारत में निवेश करने से पोर्टफोलियो अधिक विविध और स्थिर बनता है। वैश्विक निवेशक अलग अलग मुद्राओं, आर्थिक नीतियों और उद्योगों का लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश का एक बड़ा लाभ यह है कि निवेशक अलग अलग समय क्षेत्रों और आर्थिक चक्रों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे एक देश में आर्थिक वृद्धि धीमी हो तो दूसरे देश में निवेश से रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि वैश्विक निवेश में जोखिम भी है। मुद्रा परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक संकट निवेश को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में सही चयन और विविधीकरण निवेशक को स्थिर और उच्च रिटर्न दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वैश्विक इंडेक्स और ETF का उपयोग। ये निवेशकों को कई देशों और कंपनियों में आसानी से निवेश करने का अवसर देते हैं, बिना व्यक्तिगत स्टॉक चुनने की जटिलता के। इस अध्याय से सीख मिलती है कि वैश्विक दृष्टिकोण अपनाकर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को मजबूत, सुरक्षित और लाभदायक बना सकता है।
यह लंबी अवधि में धन निर्माण की रणनीति को और प्रभावी बनाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग। यहां हम सीखेंगे कि मुद्रा, पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और आर्थिक डेटा शेयर रिटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं और निवेशक के लिए अवसर कैसे बनाते हैं। पार्ट 3 द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग। पार्ट 3 में लेखक हमें यह समझाते हैं कि शेयरों के रिटर्न और निवेश की सफलता केवल कंपनी और बाजार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यापक आर्थिक और वित्तीय वातावरण पर भी निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि मुद्रा, पूंजी बाजार, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक डेटा निवेशकों के निर्णय और बाजार की चाल को प्रभावित करते हैं। सही समय और सही जानकारी के साथ निवेश करने से लंबी अवधि में लाभ बढ़ाया जा सकता है। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे केंद्रीय बैंक की नीतियां, सरकारी नियम और वैश्विक आर्थिक घटनाएं शेयर मूल्य और रिटर्न को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे निवेशक इन आर्थिक संकेतों का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे मनी एंड कैपिटल मार्केट से और समझेंगे कि पैसा और पूंजी बाजार कैसे काम करते हैं और निवेशक के लिए कौन से अवसर और जोखिम पेश करते हैं। चैप्टर 10 मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। लेखक बताते हैं कि पैसा और पूंजी बाजार निवेश के आधारभूत तत्व हैं। पैसा वह साधन है जो व्यापार और निवेश को संभव बनाता है, जबकि पूंजी बाजार वह जगह है जहां कंपनियां और सरकार फंड जुटाती हैं और निवेशक उसे निवेश करते हैं। मनी मार्केट छोटी अवधि के वित्तीय साधनों का बाजार है, जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कम अवधि के बॉन्ड। ये साधन सुरक्षित होते हैं और अल्पकालिक निवेशकों के लिए उपयोगी हैं। इनका रिटर्न कम होता है, लेकिन जोखिम भी न्यूनतम रहता है। कैपिटल मार्केट लंबी अवधि के निवेश का केंद्र है। यहां स्टॉक, बॉन्ड और अन्य दीर्घकालिक वित्तीय साधन ट्रेड होते हैं। निवेशक यहां से उच्च रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। लेखक बताते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपस में जुड़े हैं। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और सरकारी नीतियां दोनों पर असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, उच्च ब्याज दरों पर मनी मार्केट के साधनों का रिटर्न बढ़ता है, लेकिन स्टॉक की कीमतें गिर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है बाजार की तरलता। तरलता का मतलब है कि निवेश को आसानी से नकद में बदला जा सके। स्टॉक और बॉन्ड दोनों में तरलता महत्वपूर्ण है, ताकि निवेशक आवश्यकता पड़ने पर निवेश निकाल सके या नए अवसर में निवेश कर सके। लेखक यह भी बताते हैं कि बाजार का स्वास्थ्य आर्थिक गतिविधियों और निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है और निवेशकों का विश्वास उच्च है, तो पूंजी बाजार में निवेश बढ़ता है और स्टॉक की कीमतें ऊपर जाती हैं। इस अध्याय से सीख यह है कि निवेशक को मनी और कैपिटल मार्केट की संरचना, उनके साधन और आर्थिक संकेतों को समझना चाहिए। इससे निवेश निर्णय मजबूत, सुरक्षित और लाभदायक बनते हैं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहां हम जानेंगे कि मुद्रास्फीति और ब्याज दरें शेयर रिटर्न को कैसे प्रभावित करती हैं और केंद्रीय बैंक की नीतियां निवेशक के लिए क्या अवसर और जोखिम पेश करती हैं। चैप्टर 11 इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। लेखक बताते हैं कि मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और मौद्रिक नीति निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक हैं। ये न केवल शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं, बल्कि लंबी अवधि के रिटर्न को भी निर्धारित करते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। जब मुद्रास्फीति उच्च होती है, तो नकद और बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों का वास्तविक मूल्य घटता है। वहीं शेयरों में निवेश लंबी अवधि में मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर कमाई बढ़ा सकती हैं। ब्याज दरें सीधे निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करती हैं। उच्च ब्याज दरों पर बॉन्ड अधिक आकर्षक होते हैं और स्टॉक की कीमतें गिर सकती हैं, जबकि निम्न ब्याज दरों पर स्टॉक निवेशक के लिए अधिक लाभदायक बन जाता है, क्योंकि कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता होता है और उनके लाभ बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति, जिसे केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है, आर्थिक विकास और निवेश के लिए दिशा तय करती है। अगर केंद्रीय बैंक सख्त नीति अपनाता है, तो ब्याज दरें बढ़ती हैं और स्टॉक की कीमतों पर दबाव पड़ता है। यदि नीति ढीली होती है,
तो निवेश और स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि लंबी अवधि में निवेशकों को अल्पकालिक आर्थिक उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। समय के साथ मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के प्रभाव स्थिर होते हैं और शेयर बाजार का रिटर्न स्थिर रूप से बढ़ता है। इस अध्याय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि निवेशक को मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और मौद्रिक नीति की जानकारी का उपयोग अपने पोर्टफोलियो को संतुलित और लाभदायक बनाने के लिए करना चाहिए। सही जानकारी से निवेशक जोखिम कम कर सकता है और लंबे समय में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक डेटा। यहां हम समझेंगे कि शेयर और बॉन्ड कैसे आर्थिक डेटा और घटनाओं के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं और निवेशक के लिए अवसर और जोखिम उत्पन्न करते हैं। चैप्टर 12 स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक डेटा। लेखक बताते हैं कि शेयर और बॉन्ड का मूल्य आर्थिक डेटा और घटनाओं के आधार पर बदलता है। निवेशक को यह समझना जरूरी है कि कंपनियों की कमाई, ब्याज दरें, रोजगार आंकड़े और वैश्विक आर्थिक संकेत शेयर रिटर्न को प्रभावित करते हैं। शेयर की कीमतें अक्सर भविष्य की उम्मीदों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक मानते हैं कि किसी कंपनी की कमाई बढ़ेगी, तो वे उसका स्टॉक खरीदते हैं और कीमत बढ़ जाती है। वहीं बॉन्ड की कीमतें ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के प्रभाव में बदलती हैं। लेखक यह बताते हैं कि आर्थिक डेटा को समझना निवेशक को सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे जब रोजगार आंकड़े अच्छे होते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई देती है, जिससे स्टॉक बाजार में तेजी आती है। इसी तरह उच्च मुद्रास्फीति या ब्याज दरों में बढ़ोतरी बॉन्ड और स्टॉक दोनों पर दबाव डाल सकती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निवेशक को केवल संख्याओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के पीछे की कहानी, उद्योग का रुझान और वैश्विक घटनाएं भी मूल्य निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। इसीलिए डेटा का विश्लेषण और समझना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि लंबे समय में शेयर निवेशक का लाभ सबसे अधिक होता है। हालांकि अल्पकालिक उतार चढ़ाव होते हैं, सही आर्थिक संकेतों और कंपनी की वास्तविक कमाई पर ध्यान देने से निवेशक स्थिर और उच्च रिटर्न पा सकते हैं। इस अध्याय का संदेश है कि शेयर और बॉन्ड का मूल्य केवल बाजार की चाल नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक घटनाओं और डेटा पर निर्भर करता है। निवेशक जो इन संकेतों को समझकर अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करता है, वह जोखिम कम कर सकता है और लंबे समय में बेहतर लाभ कमा सकता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे स्टॉक रिटर्न्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां हम जानेंगे कि आर्थिक विकास और जीडीपी के रुझान शेयर रिटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं और लंबी अवधि में निवेशक के लिए अवसर कैसे बनते हैं। चैप्टर 13 स्टॉक रिटर्न्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेखक बताते हैं कि शेयर रिटर्न और आर्थिक विकास आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो कंपनियों की कमाई बढ़ती है और शेयरों की कीमतें ऊपर जाती हैं। यह निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देता है। जीडीपी का विकास और निवेश के अवसर सीधे शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। यदि उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो कंपनियों के लाभ बढ़ते हैं और उनका शेयर मूल्य बढ़ता है। वहीं मंदी के समय कंपनियों की कमाई घटती है और शेयर गिर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि में आर्थिक विकास शेयर रिटर्न के लिए सबसे मजबूत आधार है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव और बाजार की भावनाएं निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन समय के साथ शेयर की कीमत वास्तविक आर्थिक विकास के अनुरूप पहुंचती है। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक निवेशक को यह समझना चाहिए कि अलग अलग देशों के आर्थिक विकास का अध्ययन करके वह अपने पोर्टफोलियो का जोखिम फैलाकर रिटर्न बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक देश मंदी में है, तो दूसरे उभरते हुए देश में निवेश लाभदायक हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश का दीर्घकालिक सिद्धांत यही है कि आर्थिक विकास स्थिर और निरंतर हो तो निवेशक को लाभ मिलता है। इसलिए निवेशक को सिर्फ अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आर्थिक वृद्धि और उद्योग की वास्तविक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय से सीख मिलती है कि निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को आर्थिक संकेतों और विकास रुझानों के आधार पर बनाता है, वह लंबे समय में स्थिर और उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टॉक फ्लक्चुएशंस इन द शॉर्ट रन। यहां हम जानेंगे कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव, बाजार की अस्थिरता
और निवेशकों की भावनाएं शेयर मूल्य को कैसे प्रभावित करती हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। पार्ट 4, स्टॉक फ्लक्चुएशंस इन द शॉर्ट रन। इस पार्ट में लेखक हमें यह समझाते हैं कि शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव सामान्य हैं और ये लंबे समय के रिटर्न को प्रभावित नहीं करते। हालांकि छोटे समय में निवेशक की भावनाएं और बाजार की अनिश्चितताएं शेयर की कीमत को तेजी से बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि बाजार की अस्थिरता का मुख्य कारण निवेशकों की मानसिकता, सट्टा और मीडिया का प्रभाव है। कभी कभी शेयर का मूल्य वास्तविक स्थिति से अलग होकर बढ़ या घट जाता है। यह अल्पकालिक मूड और विश्वास का परिणाम होता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि तकनीकी विश्लेषण और व्यवहारिक वित्त कैसे अल्पकालिक उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि बाजार में बुलबुले, निवेशक की भावना और कैलेंडर एनोमली जैसी घटनाएं कैसे कीमत को प्रभावित करती हैं। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड बिहेवियरल फाइनेंस से और देखेंगे कि कैसे निवेशक बाजार की मानसिकता और पैटर्न को समझकर अल्पकालिक उतार चढ़ाव से लाभ या नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं। चैप्टर 14, टेक्निकल एनालिसिस एंड बिहेवियरल फाइनेंस। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को समझने के लिए तकनीकी विश्लेषण और व्यवहारिक वित्त दोनों महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी विश्लेषण यह देखता है कि ऐतिहासिक मूल्य और व्यापार वॉल्यूम से भविष्य की कीमतें कैसी हो सकती हैं। तकनीकी विश्लेषण चार्ट, पैटर्न और संकेतकों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए मोमेंटम इंडिकेटर, मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेसिस्टेंस स्तर निवेशक को यह समझने में मदद करते हैं कि शेयर कब खरीदना या बेचना लाभदायक हो सकता है। व्यवहारिक वित्त यह समझने की कोशिश करता है कि निवेशक की मानसिकता और भावनाएं बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं। अक्सर निवेशक डर और लालच में निर्णय लेते हैं, जिससे अल्पकालिक अस्थिरता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब शेयर तेजी से बढ़ता है, निवेशक डरते हैं कि अवसर छूट जाएगा और अधिक खरीदते हैं, जिससे कीमत और बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव को देखकर पैनिक करना गलत है। लंबी अवधि में बाजार का रिटर्न कंपनियों की वास्तविक कमाई और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। तकनीकी और व्यवहारिक संकेत अल्पकालिक अवसर या चेतावनी देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन लंबी अवधि की रणनीति पर उनका अत्यधिक भरोसा नुकसान पहुंचा सकता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया कि निवेशक को बाजार की अस्थिरता को अवसर के रूप में देखना चाहिए, खतरे के रूप में नहीं। सही समय और अनुशासित रणनीति से अल्पकालिक उतार चढ़ाव में लाभ भी उठाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे मार्केट वॉलेटिलिटी, बबल्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। यहां हम जानेंगे कि बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव, बुलबुले और निवेशकों की भावना शेयर कीमतों को कैसे प्रभावित करती है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। चैप्टर 15, मार्केट वॉलेटिलिटी, बबल्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार में अस्थिरता या वॉलेटिलिटी स्वाभाविक है और यह निवेशकों की भावनाओं से गहराई से जुड़ी है। जब निवेशक उत्साहित या डर के प्रभाव में होते हैं, तो शेयर की कीमतें वास्तविक मूल्य से ऊपर या नीचे जा सकती हैं। बुलबुले एक सामान्य उदाहरण है, जब निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और शेयर की कीमत असल मूल्य से बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, .com बबल में निवेशकों ने तकनीकी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाया, जबकि उनकी वास्तविक कमाई इस कीमत को सपोर्ट नहीं कर रही थी। परिणाम स्वरूप बबल फूटा और शेयर मूल्य गिर गए। लेखक बताते हैं कि निवेशक की भावना या सेंटिमेंट बाजार में बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनती है। निवेशक डर, लालच, अति उत्साह या निराशा में निर्णय लेते हैं। अल्पकालिक समय में ये भावनाएं शेयर मूल्य को अस्थिर कर देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में वास्तविक आर्थिक और वित्तीय आधार वापस मूल्य निर्धारित करते हैं। वॉलेटिलिटी को समझना और इसका लाभ उठाना संभव है। लेखक बताते हैं कि अनुशासित और जानकार निवेशक अस्थिरता को अवसर के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं और उन्हें खरीदना लंबी अवधि में लाभकारी साबित हो सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि बुलबुले और अत्यधिक वॉलेटिलिटी निवेशक को चेतावनी देते हैं कि बाजार की भावनाएं अस्थायी हैं। सतर्क निवेशक समय और अनुशासन के साथ निर्णय लेकर जोखिम को कम कर सकता है और लंबी अवधि में लाभ प्राप्त कर सकता है।
इस अध्याय से सीख यह है कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव, बुलबुले और निवेशक की भावना बाजार का हिस्सा हैं, लेकिन लंबी अवधि की योजना, मजबूत फंडामेंटल और अनुशासित रणनीति निवेशक को स्थिर और उच्च रिटर्न दिलाती है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कैलेंडर एनोमलीज एंड अदर मार्केट ऑडिटीज। यहां हम जानेंगे कि शेयर बाजार में कुछ विशेष पैटर्न और असामान्य घटनाएं होती हैं, जिन्हें समझकर निवेशक लाभ उठा सकते हैं या जोखिम कम कर सकते हैं। चैप्टर 16 कैलेंडर एनोमलीज एंड अदर मार्केट ऑडिटीज। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार में कुछ विशेष पैटर्न और असामान्य घटनाएं होती हैं, जिन्हें कैलेंडर एनोमली कहा जाता है। ये पैटर्न समय, महीनों या दिनों के आधार पर निवेशकों के व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जनवरी प्रभाव। इसमें जनवरी के महीने में छोटे कंपनियों के शेयर अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसके पीछे कारण है कि निवेशक साल के अंत में नुकसान से बचने के लिए शेयर बेचते हैं और नए साल में उन्हें फिर से खरीदते हैं। दूसरी एनोमली है सप्ताह का प्रभाव। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सप्ताह के कुछ दिनों में शेयर अधिक लाभ या गिरावट दिखाते हैं। यह निवेशकों की मानसिकता और व्यापारिक गतिविधियों का परिणाम है। लेखक बताते हैं कि इन असामान्यताओं को समझकर निवेशक छोटे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये पैटर्न हमेशा सटीक नहीं होते और समय के साथ बदल सकते हैं। इसके अलावा बाजार में और भी कई विचित्र घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक उतार चढ़ाव, समाचारों पर अति प्रतिक्रिया और तकनीकी ट्रेडिंग के कारण अस्थिरता। निवेशक को यह समझना जरूरी है कि ये घटनाएं अल्पकालिक हैं और लंबी अवधि के रिटर्न पर स्थायी प्रभाव नहीं डालती। लेखक यह सलाह देते हैं कि निवेशक को अनुशासित रहना चाहिए और इन असामान्यताओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए, खतरे के रूप में नहीं। सही समय, अनुशासन और रणनीति से ये छोटे अवसर लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस अध्याय से सीख यह है कि शेयर बाजार में विशेष पैटर्न और असामान्यताएं मौजूद हैं, लेकिन निवेशक का ध्यान हमेशा लंबी अवधि की योजना और मजबूत फंडामेंटल पर होना चाहिए। अल्पकालिक विचलन और विचित्र घटनाएं निवेशक को भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन अनुशासन और समझ से जोखिम कम और लाभ अधिक किया जा सकता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे बिल्डिंग वेल्थ थ्रू स्टॉक्स। यहां हम सीखेंगे कि कैसे ETF, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो संरचना के माध्यम से लंबी अवधि में संपत्ति बनाई जा सकती है और भविष्य के लिए निवेश सुरक्षित किया जा सकता है। पार्ट 5 बिल्डिंग वेल्थ थ्रू स्टॉक्स। इस पार्ट में लेखक हमें यह समझाते हैं कि शेयरों में निवेश केवल कमाई या लाभ के लिए नहीं है, बल्कि लंबे समय में संपत्ति बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेखक बताते हैं कि सही निवेश रणनीति, पोर्टफोलियो का संतुलन और अनुशासन ही निवेशक को स्थिर और उच्च रिटर्न दिलाते हैं। यहां हम सीखेंगे कि कैसे ETF, म्यूचुअल फंड और सीधे शेयरों में निवेश करके पोर्टफोलियो को विविध और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस भाग में हम यह भी जानेंगे कि लंबी अवधि की योजना, डिविडेंड का पुनर्निवेश और आर्थिक संकेतों की समझ से निवेशक कैसे जोखिम को कम करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड म्यूचुअल फंड से और समझेंगे कि ये साधन कैसे काम करते हैं, इनके लाभ क्या हैं और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में यह निवेशक की मदद कैसे करते हैं। चैप्टर 17 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। लेखक बताते हैं कि निवेशकों के लिए ETF और म्यूचुअल फंड एक आसान और प्रभावी तरीका है लंबी अवधि में धन बनाने का। ये साधन निवेशकों को कई कंपनियों और सेक्टर्स में विविधता प्रदान करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। म्यूचुअल फंड पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित होते हैं। निवेशक अपनी राशि फंड में डालते हैं और फंड मैनेजर इसका निवेश कई स्टॉक्स, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में करता है। इससे छोटे निवेशक भी बड़े पोर्टफोलियो का लाभ उठा सकते हैं। ETF शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, लेकिन यह एक इंडेक्स या सेक्टर को फॉलो करते हैं। ETF में निवेश करने से पोर्टफोलियो को आसानी से विविध बनाया जा सकता है और कम खर्च में लंबे समय में स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड का चयन करते समय निवेशक को उनकी रणनीति, लागत, प्रदर्शन और जोखिम स्तर को समझना चाहिए। सही चयन से निवेशक लंबी अवधि में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और ETF में नियमित निवेश
और डिविडेंड का पुनर्निवेश लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का लाभ देता है। यह निवेशकों के धन को कई गुना बढ़ा सकता है और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि छोटे और लगातार निवेश से समय के साथ बड़े परिणाम मिलते हैं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरिंग अ पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यहां हम सीखेंगे कि सही पोर्टफोलियो संरचना और संतुलन कैसे निवेशक को लंबे समय में उच्च रिटर्न और स्थिर संपत्ति बनाने में मदद करता है। चैप्टर 18 स्ट्रक्चरिंग अ पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए पोर्टफोलियो का सही ढांचा बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो में विविधता, संतुलन और रणनीति का होना जरूरी है ताकि जोखिम कम और रिटर्न अधिक हो। सबसे पहले निवेशक को अपने लक्ष्यों और समयावधि को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर लक्ष्य लंबी अवधि में रिटायरमेंट के लिए धन बनाना है तो स्टॉक्स का हिस्सा अधिक होना चाहिए क्योंकि ये लंबी अवधि में उच्च रिटर्न देते हैं। वहीं अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए बॉन्ड और सुरक्षित साधनों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि पोर्टफोलियो में विभिन्न संपत्तियों का मिश्रण जोखिम को कम करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और ETF को संतुलित करना चाहिए। इससे यदि एक सेक्टर में नुकसान होता है तो दूसरे सेक्टर का लाभ उसे संतुलित कर देता है। डिविडेंड का पुनर्निवेश और समय के साथ नियमित निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि अनुशासन और समय के साथ कंपाउंडिंग से निवेशकों की संपत्ति कई गुना बढ़ सकती है। साथ ही पोर्टफोलियो का नियमित पुनर्मूल्यांकन और रिबैलेंसिंग आवश्यक है। बाजार और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करना चाहिए ताकि जोखिम नियंत्रित रहे और रिटर्न स्थिर रहे। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना गलत है। निवेशक को अनुशासन, रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निवेश करना चाहिए। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने की बजाय योजना के अनुसार काम करना लाभकारी है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे द फ्यूचर ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। यहां हम सीखेंगे कि भविष्य में शेयर रिटर्न किस प्रकार बदल सकते हैं और निवेशक को लंबी अवधि में लाभ के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए। चैप्टर 19 द फ्यूचर ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। लेखक बताते हैं कि भविष्य में शेयर रिटर्न कई कारकों पर निर्भर करेंगे, जैसे वैश्विक आर्थिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और बाजार की संरचना। निवेशक को इन संकेतकों को समझकर लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। भविष्य में शेयर रिटर्न स्थिर नहीं होंगे, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्टॉक्स सबसे प्रभावी संपत्ति रहेगी। आर्थिक वृद्धि और कंपनी की कमाई समय के साथ शेयर की कीमत बढ़ाती रहती है। इसलिए अनुशासन और लंबी अवधि की रणनीति महत्वपूर्ण है। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेशक को अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। तकनीकी सुधार, वैश्विक घटनाएं और बाजार की भावना समय समय पर मूल्य को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सही योजना और पोर्टफोलियो संरचना से जोखिम कम किया जा सकता है और रिटर्न स्थिर बनाए जा सकते हैं। वैश्विक निवेश, ETF, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड पुनर्निवेश जैसे साधन निवेशकों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। लेखक बताते हैं कि समय और अनुशासन के साथ निवेशक लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक अंत में यह संदेश देते हैं कि स्टॉक्स में निवेश केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि लंबी अवधि में सुरक्षा, विकास और संपत्ति बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। निवेशक जो मजबूत फंडामेंटल, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे भविष्य में स्थिर और उच्च रिटर्न पा सकते हैं। इस अध्याय के साथ किताब का समापन होता है, लेकिन इससे सीख यह है कि निवेश के सिद्धांत और रणनीति समय, अनुभव और समझ के साथ काम करती है। लंबी अवधि के दृष्टिकोण, पोर्टफोलियो का संतुलन और आर्थिक संकेतों की समझ निवेशक को वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण की ओर ले जाती है।